आज की इस कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक उठाने वाले हैं, कर्नाटक युद्ध। अब ये सिर्फ कुछ लड़ाइयाँ नहीं थी, बल्कि असल में इन्हीं लड़ाइयों ने तय किया कि इंडिया का भविष्य क्या होने वाला है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो एक सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है ना, कि भाई एक ट्रेडिंग कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने, प्रॉफिट कमाने आई थी, वो आखिर पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट पर कब्जा कैसे कर लेती है। बस इसी सवाल का जवाब हमारी आज की कहानी का सेंटर पॉइंट है। और जानते हैं, इस बड़े से सवाल का जवाब कहाँ से शुरू होता है? इसकी शुरुआत होती है भारत के कोरोमंडल तट पर लड़ी गई कुछ ऐसी लड़ाइयों से जिन्हें हम शायद भूल चुके हैं। जी हाँ, इसी खास इलाके में जिसे उस जमाने में कर्नाटक क्षेत्र कहते थे, भारत के भविष्य की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। तो चलिए सबसे पहले इस कहानी के किरदारों से मिल लेते हैं। मैदान में दो मेन प्लेयर्स थे, एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, उस वक्त तक डच और पुर्तगाली जैसी दूसरी यूरोपियन पावर्स रेस से लगभग बाहर हो चुकी थीं, तो असली टक्कर इन्हीं दोनों में थी। और इनाम था पूरा का पूरा भारत। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है। देखिए, जब हम कर्नाटक युद्ध बोलते हैं तो इसका मतलब आज के कर्नाटक स्टेट से बिल्कुल नहीं है। उस जमाने में कर्नाटक या अंग्रेजी में कार्नाटिक कोरोमंडल तट के अमीर इलाके को कहा जाता था। और ये इलाका, क्या बताऊं, बहुत ज्यादा अमीर और स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो कहानी के पहले चैप्टर पर आते हैं, पहला कर्नाटक युद्ध। और सबसे मजेदार बात क्या है पता है? इस लड़ाई की जड़ें, इसकी वजह इंडिया में थी ही नहीं। ये शुरू हुई थी हजारों किलोमीटर दूर यूरोप में। हुआ ये कि यूरोप में ऑस्ट्रिया की गद्दी को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस में जंग छिड़ गई। अब वहां लड़ाई हुई तो उसकी आग की लपटें सीधी इंडिया तक आ पहुंची। अंग्रेजों ने सोचा चलो मौका है, और उन्होंने फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लिया। लेकिन फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले भी कोई कम नहीं था। उसने पलटकर ऐसा जवाब दिया कि अंग्रेजों के सबसे मजबूत गढ़ मद्रास पर ही कब्जा कर लिया। लेकिन इस पूरे युद्ध की जो सबसे हैरान करने वाली घटना थी, वो थी सेंट थॉमे की लड़ाई। हुआ ये कि कर्नाटक के नवाब ने फ्रांसीसियों को ऑर्डर दिया कि भाई मद्रास खाली करो। उन्होंने साफ मना कर दिया, और नतीजा एक ऐसी लड़ाई हुई जिसमें मुट्ठी भर फ्रांसीसी सैनिकों ने नवाब की हजारों की सेना को हरा दिया। ये भारतीय राजाओं के लिए एक वेकअप कॉल था, एक खतरे की घंटी, कि ये लोग सिर्फ व्यापारी नहीं हैं। तो आखिर में हुआ क्या? जब यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस ने सुलह कर ली, तो यहाँ इंडिया में भी लड़ाई रुक गई। एक डील हुई, मद्रास अंग्रेजों को वापस दे दिया गया, और बदले में अंग्रेजों ने नॉर्थ अमेरिका में अपना एक इलाका फ्रांसीसियों को दे दिया। तो कह सकते हैं कि पहला राउंड एक तरह से ड्रॉ पर खत्म हुआ, पर यह सिर्फ एक तूफान से पहले वाली शांति थी बस। अब आता है दूसरा दौर, दूसरा युद्ध, और ये वाला पहले से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि अब ये लड़ाई सीधे सीधे भारतीय राजनीति के अंदर घुस चुकी थी। आप इसे एक तरह का गेम ऑफ थ्रोन्स भी समझ सकते हैं। इस बार अंग्रेजों और फ्रांसीसियों दोनों ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। उन्हें समझ आ गया था कि सीधे आपस में लड़ने से ज्यादा फायदा भारतीय राजाओं को आपस में लड़ाने में है। तो उन्होंने क्या किया, जहां भी गद्दी के लिए झगड़ा होता, ये लोग पहुंच जाते और अपनी अपनी पसंद के कैंडिडेट को सपोर्ट करना शुरू कर देते। और बस यहीं से शतरंज की बिसात बिछ गई। हैदराबाद और कर्नाटक दोनों ही जगहों पर गद्दी के लिए लड़ाई चल रही थी। अंग्रेजों ने एक टीम पकड़ ली तो फ्रांसीसियों ने दूसरी। और दुख की बात यह थी कि अब भारतीय राजकुमार भारत की ही जमीन पर इन विदेशी ताकतों के मोहरे बनकर एक दूसरे का खून बहा रहे थे। इस पूरे खेल का पासा पलटा एक आदमी ने, रॉबर्ट क्लाइव। जब लग रहा था कि फ्रांसीसी और उनके साथी जीत रहे हैं, तभी क्लाइव ने एक बहुत ही डेयरिंग मूव लिया। उसने सीधे कर्नाटक की राजधानी आरकोट पर ही हमला कर दिया। यह हमला इतना अचानक और इतना कामयाब रहा कि इसने फ्रांसीसी कैंप में हड़क्कम मचा दिया, और देखते ही देखते पूरा गेम पलट गया। आखिरकार ये युद्ध पौंडीचेरी की संधि के साथ खत्म हुआ। फ्रांसीसी सरकार ने क्या किया, हार का सारा ठीकरा गवर्नर डुप्ले के सिर फोड़ दिया और उसे फ्रांस वापस बुला लिया। ये अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। दोनों कंपनियों ने वादा तो किया कि अब से वो भारतीय राजाओं के मामलों में दखल नहीं देंगे, लेकिन ये वादा ही रह गया। नतीजा ये हुआ कि अंग्रेज अब इस खेल में फ्रांसीसियों से एक कदम आगे निकल चुके थे। तो चलिए अब चलते हैं तीसरे और आखिरी राउंड की तरफ,
ये था फाइनल शोडाउन, वो निर्णायक लड़ाई जिसमें हमेशा हमेशा के लिए ये तय कर दिया कि इंडिया पर राज कौन करेगा। और एक बार फिर कहानी वहीं से शुरू हुई, यूरोप से। वहां 7 इयर्स वॉर यानी 7 साल का महायुद्ध छिड़ गया और उसकी चिंगारी फिर से भारत पहुंच गई। लेकिन इस बार ये कोई छोटा मोटा झगड़ा नहीं था, ये आर पार की लड़ाई थी। फ्रांस ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी और अपने कमांडर काउंट डी लाली को खास तौर पर इंडिया भेजा। ये साल भारतीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था, एक ऐसा साल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस साल वांडी वॉश के मैदान में आखिरी फैसला होना था। एक तरफ थे अंग्रेज सेनापति सर आयरकूट और दूसरी तरफ फ्रांसीसी कमांडर काउंट डी लाली। और नतीजा? एक तरफा ब्रिटिश जीत। ये एक नॉकआउट पंच जैसा था। फ्रांसीसी सेना को इतनी बुरी तरह हराया गया कि भारत में उनके पॉलिटिकल एम्बिशन, उनके सारे सपने हमेशा के लिए खत्म हो गए। जब यूरोप में पेरिस की संधि हुई तो फ्रांसीसियों के लिए शर्तें एकदम साफ थीं। उन्हें पौंडीचेरी जैसी अपनी कुछ पुरानी बस्तियां तो वापस मिल गईं, पर एक शर्त पर। अब वो वहां ना तो किले बना सकते थे और ना ही अपनी सेना रख सकते थे। मतलब साफ था, इंडिया में उनका गेम ओवर हो चुका था। तो इन 3 लड़ाइयों के बाद आखिर हुआ क्या? भाई पूरी की पूरी पिक्चर ही बदल चुकी थी। अब स्टेज पर सिर्फ एक ही यूरोपियन सुपर पावर बची थी। तो चलिए एक नज़र में फटाफट सब कुछ रिकैप कर लेते हैं। पहला युद्ध ड्रॉ पर खत्म हुआ, दूसरा युद्ध अंग्रेजों को फायदा मिला और तीसरा युद्ध अंग्रेजों की निर्णायक जीत और फ्रांसीसी खेल से बाहर। तो सबसे बड़ी बात जो निकल कर आती है वो ये है कि अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर यानी फ्रांसीसियों को रास्ते से हटाने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इंडिया में फैलने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया था। और यहीं हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। जब मैदान में कोई टक्कर देने वाला ही ना बचा हो तो एक ट्रेडिंग कंपनी को एक एम्पायर बनने से भला कौन रोक सकता था? इन्हीं कर्नाटक युद्धों ने उस ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी जो आगे चलकर पूरे भारत पर राज करने वाला था। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगली कड़ी में हम लोग देखेंगे प्लासी और बक्सर का युद्ध, तो उसे मिस मत करिएगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना।